हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की सेकंड बुक का 5th चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मई 1964 में हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का देहांत हुआ। उनके मर जाने के बाद देश के अंदर ये समस्या आ गई कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यानी कि 1964 में नेहरू जी के चले जाने के बाद में देश के सामने एक प्रश्न निकल कर आया कि अब देश का क्या होगा और देश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब उस समय हमारे देश में खाद्यान्न संकट भी चल रहा था और 60 का दशक बहुत खतरनाक माना गया था। और इससे पहले 1962 में चाइना के साथ में भी युद्ध हो चुका था। चाइना के साथ में युद्ध और खाद्यान्न संकट की असफलता के कारण ही भारत वैसे ही आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं था और उसी समय नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई और देश के सामने ये प्रश्न आया कि अब नेहरू के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और विदेशी लोगों के द्वारा ये बात कही गई कि जिस तरीके से भारत आज़ाद हुआ था उसी हालात में कई देश आज़ाद हुए और आज़ादी के तुरंत बाद में वो अपने देश की लोकतांत्रिक स्थिति को सही नहीं कर पाए और उत्तराधिकारी का प्रश्न हल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें दोबारा गुलाम बनना पड़ा। परंतु भारत के सामने ये चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने थी और नेहरू के बाद में जो उत्तराधिकारी का प्रश्न था वो बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर लिया गया। इसका जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के बाद शास्त्री। अब नेहरू के बाद शास्त्री यानी कि राजनीतिक उत्तराधिकार का जो प्रश्न था वो जल्दी हल कर लिया गया कि 1964 के बाद में नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और एक किसान के बेटे थे और ये बहुत बखूबी तरीके से जानते थे कि देश की जनता को किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है। तो नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी को निर्विवादित नेता के रूप में चुन लिया गया और नेहरू जी उस समय रेल मंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और उस समय एक दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने वो सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और इन्होंने अपना रेल मंत्री का पद जो है वो त्याग दिया था, जिससे कि आम जनता के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी छाप इनकी पहुंच गई थी और इस वजह से निर्विवादित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब लाल बहादुर शास्त्री जी भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और सिर्फ 1964 से लेकर 1966 तक ही ये प्रधानमंत्री बने रहे और 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मौत हो गई। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु, 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध था और इस युद्ध की वजह से ही आयूब खान और नेहरू जी के बाद में शास्त्री जी के बीच में समझौता हुआ ताशकंद के अंदर और उस ताशकंद समझौते के दौरान ही 1966 में शास्त्री जी की भी मौत हो गई। तो पहले प्रधानमंत्री जी हमारे 1964 के अंदर चल बसे और 2 साल तक का कार्यकाल शास्त्री जी ने संभाला और 65 में युद्ध के ऊपर ही कोई बात लेकर जो है वहाँ पर एक मीटिंग थी इनकी ताशकंद के अंदर जो सोवियत संघ के अंदर है, वहाँ पर इनकी मौत हो गई। तो दूसरे प्रधानमंत्री का भी देहांत हो गया। अब हमारे देश के सामने एक बार फिर समस्या आ गई थी उत्तराधिकार की कि अब कौन देश को संभालेगा। यानी कि पहली समस्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद ये थी कि देश का उत्तराधिकारी कौन होगा। और जब दूसरी समस्या यहाँ निकल कर ये आ गई कि उस समय 1962 में चीन के साथ में युद्ध हुआ था, इससे अच्छी तरीके से भारत उभरा नहीं था कि आने वाले 2 साल के अंदर ही नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में 1 साल बाद 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना पड़ा और उसके बाद 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, यानी कि उनका भी देहांत हो गया और शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद में ये देखा गया कि अब जल्द ही जल्द 60 का दशक जो खतरनाक दशक माना जा रहा था, सूखा पड़ चुका था, आर्थिक संकट आ चुका था, चाइना के साथ में युद्ध हो चुका था और 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, 65 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था और 66 में खुद हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया था। तो अब देश के सामने एक बार ये समस्या दोबारा आ गई कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा।
तो यहाँ पर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, जिसके अंदर बताया गया था मोरारजी देसाई बनाम इंदिरा गांधी। यानी कि पहला प्रश्न जो था वो हमारा वो हल कर लिया गया। जब दूसरा प्रश्न था कि अब देश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो यहाँ पर नाम लिया गया मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी ये दो एक ऐसे नेता थे जिनको लेकर मतभेद चल रहे थे कि अब प्रधानमंत्री पद किसके हाथ में होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को मौका मिलना बिल्कुल ही जायज़ था, क्योंकि वो एक अनुभवकारी नेता थे, और दूसरी तरफ अनुभवहीन यानी कि नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी सामने थी। अब कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हुए उनको जो है प्रधानमंत्री का पद दिलवा दिया। उन लोगों ने प्रधानमंत्री उनको क्यों बनवाया, उन्हें ये एहसास था कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन नेता है और आने वाले सभी मुद्दों पर, सभी फैसलों पर हमारी राय जरूर लेंगी, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं का ग्रुप, जिसको हम सिंडिकेट के नाम से जानते हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। परंतु वास्तविक रूप से जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई और सन 1967 के जब चौथे आम चुनाव हुए, तो उस चौथे आम चुनाव के अंतर्गत सबसे पहली घटना ये निकल कर आई कि इंदिरा गांधी के दौरान जो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी, वो कितनी हो गई, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 7 रुपये हो गई। जगह जगह पर जो है दंगे, जगह जगह पर जो है लड़ाई, धरने, प्रदर्शन और कई प्रकार की घटनाएं सामने आने लगी। उसके बाद ही जब चुनाव का रिजल्ट निकलकर सामने आया, तो उस रिजल्ट के अंदर ये पता चला कि राजनीति भूकंप की संज्ञा, यानी कि चौथे आम चुनाव को क्या बोला गया, राजनीति भूकंप की संज्ञा। अब ये राजनीति भूकंप की संज्ञा क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ कि 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, और कुछ पर्यवेक्षकों ने टिप्पणी भी की कि आप दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठिए तो आपको एक भी राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस पार्टी की सीट मौजूद हो। तो अब हम इसके अंदर बात करने वाले हैं गैर कांग्रेसवाद, गठबंधन, दल बदल और कांग्रेस का विभाजन। तो देखिए, अभी तक आपको जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से 60 का दशक बहुत खतरनाक दशक था। अब यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे आपके, जैसे कि गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में जितनी भी पार्टियां थी वो सभी इकट्ठी हुई और उन सभी पार्टियों ने कांग्रेस विरोधी मोर्चा निकाला, और उस कांग्रेस विरोधी मोर्चे को समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। गैर कांग्रेसवाद क्यों अपनाया गया, क्योंकि सभी पार्टियों को इस बात से बहुत ज़्यादा उनको ये बात पता थी कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, और इसी वजह से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने कांग्रेस विरोधी मोर्चा निकाला, और समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने इस पूरी रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, गठबंधन का अर्थ क्या है, गठबंधन से क्या अभिप्राय है। देखो, बाकी आपको सब एनसीईआरटी की बुक में लाइन टू लाइन मिल जाएगा, बस मेरा मेन मोटिव है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए। गठबंधन का अर्थ क्या है, 1967 के अंतर्गत जब किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को 9 राज्यों में हार मिली और वह सरकार बनाने में असमर्थ रही, तो उस समय गठबंधन की सरकार का उदय हुआ। आखिर ये गठबंधन शब्द आया कैसे? गठबंधन का अर्थ होता है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, या वह किसी कारणवश अपनी पार्टी को यानी कि बहुमत ना मिल पाने की वजह से सरकार नहीं बना पाती है, तो वहाँ पर वो एक या एक से अन्य दलों के साथ में जो है सपोर्ट लेते हैं, यानी कि उनसे मदद लेते हैं, और उसके बाद में गठबंधन की सरकार का निर्माण होता है। वह सरकार जो कि कभी एक पार्टी जिसको पूर्ण बहुमत ना मिला और वह किसी 2 या 2 से अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर सरकार बनाती हैं, उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दल बदल की राजनीति। अब ये दल बदल से क्या अभिप्राय है? देखिए, दल बदल अपने आप में पता चल रहा है, दल यानी कि कोई भी पार्टी या ग्रुप, और बदल का मतलब यानी कि एक्सचेंज कर लेना। जब कोई व्यक्ति किसी चुनाव चिन्ह को लेकर किसी पार्टी में खड़ा होता है और वो चुन लिया जाता है, उसके बाद में वो वहाँ पर जीत जाने के बाद उस पार्टी को छोड़कर, उस दल को छोड़कर किसी और दल में चला जाए, तो उसे दल बदल की प्रक्रिया कहा जाता है। अब ये दल बदल की जो घटना है वो आई कहाँ से थी? तो 1967 के चुनाव के अंतर्गत हरियाणा के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था गयालाल। अब गयालाल ने क्या करा,
गयालाल ने बहुत बार अपनी पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद किसी दूसरी पार्टी में चले गए और 15 दिन के अंदर उन्होंने ऐसे 3 बार पार्टियां चेंज की और फाइनली वो अपनी पार्टी में वापस आ गए। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर राव वीरेंद्र सिंह ने ये घोषणा की कि पहले गयाराम था और अब आयाराम है। और जब से ये गयालाल को लेकर ये मुहावरा मशहूर हो गया, दल बदल की राजनीति, और ये मुहावरा मशहूर हो गया गयाराम और आयाराम। ये हरियाणा के एक नेता थे गयालाल, उनके ऊपर ये मुहावरा आया था, गयालाल और गयाराम और आयाराम, और वहीं से ये दल बदल की राजनीति स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस सबसे पहले, जैसे बोलते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो सबसे पहले कांग्रेस की जो टूट थी वो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही हुई। सिंडिकेट और इंदिरा, ये कांग्रेस पार्टी का ही पूरा ग्रुप था, पर इंदिरा गांधी अपने आप को अलग मानती थी और सिंडिकेट जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रभावशाली नेताओं का गुट था, इन लोगों ने अपने आप को अलग माना। और इन लोगों के बीच में जब विभाजन होने, यानी कि इन लोगों के बीच में जब मतभेद होना शुरू हुए, तो सबसे पहले कांग्रेस का विभाजन यहीं से हुआ और कांग्रेस 2 भागों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा, जब खुले तौर पर कांग्रेस का विभाजन सामने आया तो वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान 1969 के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति की जरूरत थी, यानी कि उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के बाद में देश के लिए एक प्रश्न ये आया कि अब देश का राष्ट्रपति कौन होगा, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिंडिकेट के द्वारा संजीव रेड्डी को चुना गया। अब संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से जो है राष्ट्रपति पद के लिए अपने आप को मतलब वहाँ निर्वाचित कर चुके थे। इस बात की जानकारी इंदिरा गांधी को जब हुई तो इंदिरा गांधी इसके विरोध में थी, क्योंकि इंदिरा गांधी संजीव रेड्डी को पसंद नहीं करती थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन दिया और ये कहा कि छुपे तौर पर आपको पूरा समर्थन है, आप चुनाव में लड़िए। और हुआ क्या कि राष्ट्रपति पद के चुनाव का जब रिजल्ट निकल कर आया तो पता चला कि संजीव रेड्डी को हार हुई और वीवी गिरी को जो है इसमें जो है राष्ट्रपति पद के लिए उनको चुन लिया गया और वो राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद में तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इंदिरा बनाम मोरारजी देसाई, यानी कि मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच में जो है अच्छी बातचीत नहीं थी, क्योंकि ये उस समय उपराष्ट्रपति थे और उप प्रधानमंत्री थे और इनके बीच में मतभेद होता रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से टूट गई थी। अब हुआ क्या, फाइनली 1971 के अंतर्गत जब चुनाव होने थे तो 1971 में जैसे सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को हटाने की भरपूर कोशिश की, परंतु इंदिरा गांधी का वो बाल विवाह का नहीं कर पाए। वहीं जिस तरीके से गैर कांग्रेसवाद जब वर्ड निकल कर आया कि कांग्रेस के विरुद्ध में सारी पार्टियां एकजुट हुई थी, उसी तरीके से एक बार दोबारा से ग्रैंड अलायंस नाम से 1971 के अंदर एक बात देखी गई। ग्रैंड अलायंस आखिर क्या था? सिंडिकेट और जितनी भी पार्टियां थी जो गैर कांग्रेसवाद को सपोर्ट करती थी और सिंडिकेट, इन लोगों ने मिलकर अब एक बहुत बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम एक ग्रैंड अलायंस नाम से एक अलग नाम दिया। अब वो ग्रैंड अलायंस जो था वो इंदिरा गांधी को हटाने के लिए था। तो ग्रैंड अलायंस जो था वो 1971 के अंदर चुनाव में ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से सरकार जो है वो इंदिरा गांधी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने क्या करा, इंदिरा हटाओ के नारे देना स्टार्ट कर दिए। अब इंदिरा हटाओ के नारे जब उस समय दिए गए, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, पर उस समय हुआ क्या कि जनता को अपने आप से ज़्यादा नेताओं पर भरोसा होता है, और उस समय इंदिरा गांधी ने भी वही गेम खेला और वहाँ जनता के सामने एक बात निकाल कर रखी कि गरीबी हटाओ, और जनता इस बात से बहुत प्रश्न हुई कि उन्हें इंदिरा हटे या कोई और हटे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें फ़र्क पड़ता है अपनी गरीबी से। तो इंदिरा हटाओ का, गरीबी हटाओ का नारा जो है काम कर गया, और क्या हुआ, ग्रैंड अलायंस जो है हर जगह से चुनाव में हार गई और इंदिरा गांधी विजयी हुई। उसके बाद में गठबंधन का सिलसिला चलता रहा और इसी तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के अंदर मैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं PDF के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।